जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने 6 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से, जिसमें आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगी। अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया गया है। बाकी आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी आपके लिए बनाया गया है कि आपस में डिस्कस कर सकते हैं, या कोई प्रश्न उससे सीधे पूछना हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपस में डिस्कस करने का ये फ़ायदा होता है कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, विभिन्न कॉलेज में कुछ क्लास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो जो नोट्स बनाए रहते हैं वहाँ पर शेयर कर देते हैं, आप वहाँ से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए। जो भी चैप्टर्स करा दिए गए हैं उनको सबसे पहले आप देख लीजिए, पीछे 6 चैप्टर्स करा दिए गए हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को हम समझेंगे, लोकतंत्र या प्रजातंत्र का आशय उस व्यवस्था से है जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता उस लोक के निवासियों में निहित होती है। लोकतंत्र को सबसे पहले हमने आपको समझा दिया है। लोकतंत्र होता क्या है? फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल, अर्थात जनता के लिए जनता का, और जनता के द्वारा शासन जो है वही जनतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। जिस व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक प्रशासन के कार्यों में किसी न किसी स्तर पर भाग लेते हैं, वही लोकतंत्र कहलाता है। किसी राज्य की सत्ता यदि केंद्र में निहित होती है तो ऐसी व्यवस्था केंद्रीय शासन के नाम से जानी जाती है, अर्थात पूरा शासन जो है केंद्र के अंतर्गत हो, केंद्र के निहित हो, केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा हो, वह केंद्रीय शासन कहलाता है। परंतु यदि इसी सत्ता का विभाजन किसी प्रणाली के आधार पर जनता के सभी स्तरों तक कर दिया जाए तो उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, अर्थात निम्न स्तरों तक, एक प्रकार से जमीनी स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, सत्ता का विभाजन किया जाए, शक्तियों का विभाजन किया जाए, वही जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ अगर हम समझें तो उसका अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा या वितरण। जो हमारा विकेंद्रीकरण है वह सत्ता का बंटवारा या वितरण इसका सामान्य अर्थ होता है। इसमें प्रशासन की सत्ता एक स्थान पर कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न होकर अनेक व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती हैं, अर्थात सत्ता का विभाजन जो है अधिक से अधिक लोगों तक होता है। अर्थात एक प्रकार से आप उच्च स्तरीय देख लीजिए तो विभिन्न विभाग जो है अलग अलग लोगों के हाथों में होते हैं, अलग अलग लोगों के पास विभिन्न विभागों की शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर कोई और है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई और है। एक प्रकार से हर एक विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, हर एक विभाग अलग अलग लोगों में निहित है। उसी प्रकार जैसे कि ये केंद्र स्तर पर बंटवारा हुआ, फिर राज्य स्तर पर, उसके बाद जो है पंचायती व्यवस्था भी की गई है। आपको एक प्रकार से जमीनी स्तर पर सत्ता का भाग देखने को मिले जो आपके हित के कार्य करे, आपकी समस्याओं को समझे। विकेंद्रीकरण की अवस्था में सरकार अपने प्रशासनिक अधिकार नीचे के स्तरों में बांट देती है। इस प्रकार जो है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ हम समझें तो लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न स्तरों तथा स्थानीय संस्थाओं का निर्माण करना तथा उसमें प्रशासनिक सत्ता का इस प्रकार वितरण करना कि जन साधारण के प्रत्येक स्तर पर उसकी अनुभूति हो सके और वह अपने उत्तरदायित्व को एक प्रकार से महसूस कर सके। वस्तुतः प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है छोटी छोटी स्थानीय इकाइयों का निर्माण किया जाता है और उसको प्रशासनिक अधिकार जो है दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अभी तक हमने क्या बताया आपको? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अर्थ सत्ता का बंटवारा, सत्ता का वितरण जो होता है उसको हमने समझाया। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझेंगे। आपको विभिन्न विद्वानों द्वारा क्यों बताया जाता है, ये तो आपको बताया गया है कि विभिन्न शब्दों में आप एक ही चीज़ को समझेंगे, अलग अलग विद्वानों के द्वारा कही गई बातों को आप समझेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अपने पेपर में भी अगर आप किसी एक दो विद्वान का जो है परिभाषा लिख देते हैं तो आपको मार्क्स एक प्रकार से अच्छे मिलेंगे, कि जो चेक करने वाला होगा उसे पता चलेगा कि पढ़ा है इसने और विद्वानों के नाम जानता है, विद्वानों के द्वारा कही गई बातों को, कही गई परिभाषाओं को यह जो है लिख रहा है। पलवंत राय मेहता जी कहते हैं, प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन नहीं चलाया जाए बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाए।
यह तभी संभव है जब शासन के स्थानीय लोग सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सकें, और इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज एक प्रकार से कहा गया है। प्रोफेसर इकबाल महोदय क्या कहते हैं, इकबाल नारायण महोदय कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोगों की सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त उपाय है। इसका ध्येय शासन कार्यों में लोगों की उद्देश्य अधिकतम और जीवंत सहभागिता को एक प्रकार से यह सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रत्यायोजन या समानार्थक समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। अर्थात जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वो अलग है और प्रत्यायोजन जो है वह अलग है। दोनों को आप एक मत समझिए। आपको कैसे हम समझाते हैं, यद्यपि इन शब्दों में कुछ समान गुण हो सकते हैं, फिर भी ये एक प्रकार से समानार्थक नहीं है। सबसे पहले हम आपको प्रत्यायोजन बताते हैं कि प्रत्यायोजन होता क्या है। प्रत्यायोजन जो है सत्ता का उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को हस्तांतरण होता है। अर्थात किसी भी विभाग में आप देखेंगे उच्च अधिकारी अपने निम्न स्तरीय अधिकारी को कार्य देता है, और उसी को क्या कहते हैं, जो है कार्यों का हस्तांतरण, और वो जो हस्तांतरण होता है वही प्रत्यायोजन कहलाता है। अर्थात अधिकारी द्वारा, उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को कार्य का हस्तांतरण जो किया जाता है वही प्रत्यायोजन कहलाता है। अधीनस्थ अधिकारी जो है सत्ता के उपयोग के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र नहीं होता है, अपितु उसका निर्वाह जो है उसे उच्च अधिकारी के निर्देशों की सीमाओं के अंतर्गत जो है करना होता है। अर्थात उच्च अधिकारी जो कार्य देते हैं उसे ही निम्न अधिकारियों को करना होता है, यही प्रत्यायोजन होता है। और ये एक प्रकार से अपनी इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन हम विकेंद्रीकरण क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका सिद्धांत का विस्तार है कि इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने कार्यों को बिना किसी उच्च हस्तक्षेप के प्रबंध का अधिकार एक प्रकार से निहित होता है। जैसे कि आपके गाँव में ग्राम पंचायत अर्थात जो प्रधान है वह स्वतंत्र होता है कि किस प्रकार से योजनाएं लानी है, क्या क्या कार्य करने हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में जहां लोगों का अधिकार अंतर्निहित देखा जाता है, वहां प्रत्यायोजन जो है उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त सुविधा मात्र होता है। अर्थात एक प्रकार से उच्च अधिकारी के कार्यों को पूर्ण करने के लिए निम्न अधिकारी को लगाया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो स्थानीय लोगों को मौलिक सत्ता के उपभोग का अधिकार प्रदान करता है, जबकि प्रशासनिक प्रत्यायोजन जो है वह किसी भी प्रशासनिक संगठन में प्रशासनिक कुशलता प्राप्त करने का उपागम मात्र होता है, जिसमें अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सत्ता जो है ऐसी सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उच्च अधिकारी द्वारा दी जाती है। अर्थात उच्च अधिकारी जो कार्य दें और उसको निम्न अधिकारी करे तो वह प्रत्यायोजन है। लेकिन जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है उसमें जो शक्तियां दी जाती हैं वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। ये तो आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य या लक्ष्य को समझेंगे, आधार या संरचना किस प्रकार से बनी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास किन स्वरूपों में हुआ, किन चरणों में हुआ, उसको हम समझेंगे। इसका सबसे पहला उद्देश्य है शक्ति का हस्तांतरण। ये तो आपको अर्थ से ही पता लग रहा होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात सत्ता का क्या है, वितरण जो है वही, शक्ति का हस्तांतरण जो है वही जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। जन भागीदारी, अगर आप जो है शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं, शक्तियों को निम्न स्तर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें जनता की भागीदारी जो है वह बढ़ती जाएगी। स्थानीय निर्णय लेना और स्वावलंबन, ये सभी जो है उद्देश्य हैं। इसकी आधार संरचना कैसे बनी, 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा, तथा अंत में जो पंचायत राज व निकाय आया उसके द्वारा इसकी संरचना बनी। 3 स्तरीय प्रणाली इसमें लाई गई। सबसे पहला है ग्राम पंचायत जो कि ग्राम में होता है, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक होता है, जिला परिषद जो है जिला होता है। अर्थात ये 3 स्तरीय, ये तीनों स्तर क्या क्या हैं, चार्ट में 3 स्तर जो बताए गए हैं उनको समझें। ग्राम पंचायत जो है यह सबसे निचला स्तर होता है। गांव के लोग अपने लिए जो है प्रधान और पंचायत सदस्य चुनते हैं। सबसे पहले किसी भी गांव के लिए प्रधान चुना जाता है। सबसे निम्न स्तर एक प्रकार से सत्ता के विकेंद्रीकरण का वही है। दूसरा स्तर मतलब सेकंड लोवेस्ट जो है वह है पंचायत समिति, अर्थात जो ब्लॉक प्रमुख ही लड़ते हैं। एक ब्लॉक जो है कई गांव मिलकर बनता है, कोई भी ब्लॉक हो उसमें कई गांव होते हैं, और एक ब्लॉक की समस्या देखने के लिए जो समिति बनाई जाती है वो पंचायत समिति होती है, और जो प्रधान या पंचायत सदस्य चुने जाते हैं वह ग्राम पंचायत के लिए चुने जाते हैं। और इससे ऊपर जो है जिला स्तर पर जो है पूरे जिले के विकास की योजना और निगरानी का काम कौन करता है, जिला परिषद करता है। एक प्रकार से ये 3 प्रणाली जो है बनाई गई, 3 स्तरीय प्रणाली को बनाया गया। इस प्रकार से आपने समझ लिया सत्ता का विकेंद्रीकरण का ये निम्न स्तर कौन कौन सा है। अब इसका विकास किस प्रकार से हुआ, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास किस प्रकार से हुआ। 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति जो आती है वह पंचायती राज प्रणाली का एक प्रकार से सुझाव देती है। सर्वप्रथम सुझाव कौन देता है, बलवंत राय मेहता समिति जो बनती है
1957 में। फिर 1959 में पहला पंचायत राज अर्थात पहला पंचायत बनता है, कहाँ पर? राजस्थान नागौर में बनता है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है और ग्राम सभा की स्थापना होती है और 29 विषय पंचायत को सौंप दिए जाते हैं। फिर 74वें संविधान संशोधन 1992 में शहरी क्षेत्रों के लिए एक नगर निकाय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ हमने आपको सबसे पहले बताया था कि निम्न स्तर तक अर्थात जनता के पास तक जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए। निम्न स्तर आपके लिए ये जो है जनता के लिए प्रधान होता है, जो कि आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रकृति या विशेषताओं को समझें तो सबसे पहली विशेषता क्या है? व्यापक सहभागिता। अपनी ही सरकार के प्रबंध में लोगों का अधिकतम तथा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य होता है। जैसे कि आपके क्षेत्र का कोई प्रधान हो, प्रधान का एक प्रकार से चुनाव हुआ, आप उस व्यक्ति को जान रहे हैं, आपका वो छोटा सा गांव है, गांव में आपका जो सदस्य खड़ा हुआ, उम्मीदवार जो एक प्रकार से निर्वाचित हुआ, उसकी क्वालिटीज़ देखें आपने देखा कि किस प्रकार से वह कार्य करेगा, किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करेगा, कितना वह ईमानदार है, हर एक चीज़ को आपने देख के मतदान किया और उसे अपनी ग्राम पंचायत का प्रधान चुना, तो आप एक प्रकार से सहभागिता दिखा रहे हैं। तो यह आपकी पहली विशेषता हो गई। दूसरा है शक्तियों का हस्तांतरण, जो कि आपने समझ लिया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शक्तियों के लंबत के लिए प्रेरित करती है। निर्वाचित तंत्र क्या होता है? इस प्रक्रिया द्वारा विकेंद्रीकृत की जाने वाली सत्ता का उपयोग करने वाला तंत्र प्रायः निर्वाचित होना चाहिए। इस तंत्र के निर्वाचित न होने के परिणाम स्वरूप वहाँ जो विकेंद्रीकरण होगा वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं माना जाएगा। अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कौन है? जो जनता के द्वारा जो है निर्वाचित किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्लॉक प्रमुखी, प्रधान, जिला पंचायत, सांसद, ये सभी जो है जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो इनके साथ जो भी सत्ता का वितरण होगा वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाएगा। पुलिस जो है आपकी वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में नहीं आती है। IAS, PCS ये सभी जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में नहीं आते हैं। अर्थात जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सहभागी होते हैं। चौथा है समिति द्वारा सत्ता का उपयोग। इस प्रक्रिया द्वारा जिस सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है उसका उपयोग निर्वाचित सदस्यों या समिति द्वारा किया जाना चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। सत्ता के उपयोग का अधिकार एक व्यक्ति में निहित कर दिए जाने पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रकार से उद्देश्य जो है वह नष्ट हो जाता है। पांचवा क्या है? सरकारी हस्तक्षेप का निषेध। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में निम्न स्तरीय संस्थाओं की दैनिक गतिविधियों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप प्रायः वर्जित किया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सैद्धांतिक रूप से तो यही स्वीकार किया जाता है कि निम्न स्तरीय संस्थाओं का नियंत्रण जो है नहीं होना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। अर्थात जो प्रधान होते हैं उन पर कुछ ब्लॉक प्रमुख का दबाव होता है, जो ब्लॉक प्रमुख होता है, जो जिला पंचायत का उन पर दबाव होता है। तो इस प्रकार से कहा तो गया है कि ये लोग स्वतंत्र हो रहे हैं, व्यवहारिक रूप में कुछ एक प्रकार से अलग अलग नियमों के कारण ये आपस में जो है ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में स्थानीय संस्थाओं को निश्चित क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। छठी विशेषता है सत्ता निम्न स्तरीय इकाइयों के पास। इस प्रक्रिया के द्वारा सत्ता निम्न स्तरीय इकाइयों को प्राप्त होती है। इससे इन इकाइयों की नीति निर्माण, कार्यक्रमों के निर्धारण और उनके निष्पादन की नीति के निश्चय तथा आर्थिक संसाधनों के प्रबंध में पर्याप्त जो है स्वायत्तता मिलती है। अर्थात जो प्रधान आपका चुना जाता है वह यहाँ पर देखता है कि कहाँ पर रोड बनाना है, कहाँ पर हॉस्पिटल जो है ख़राब हुआ है या निर्माण करवाना है, कहाँ किसके घर हैंडपंप लगवाना है, लाइट की व्यवस्था कहाँ देनी है, नालियाँ कहाँ बनवानी है, ये सभी व्यवस्था प्रधान के अंतर्गत होता है। वह देख के कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी है उसको देख के फिर वह एक प्रकार से पास कराता है वहाँ का रोड। तो वह कौन कार्य करता है? निम्न स्तर पर प्रधान आपका कार्य करता है। इस प्रकार से यह चैप्टर आपने अच्छे से समझा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को हम समझें। महत्व को हम समझने से पहले आपको बता दें कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं, कब आपके एग्ज़ाम होंगे,
टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाता है। रिजल्ट कौन सी यूनिवर्सिटी कब आ रहा है, हर एक जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है। डिस्कशन ग्रुप में आपस में डिस्कस कर सकते हैं या मुझसे सीधे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था टेलीग्राम नहीं यूज करते, व्हाट्सअप चैनल बना दीजिए सर, ये बनाया गया है उनके लिए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये व्यवस्था आपके लिए अब की बार की गई है। 86 048 46 796, बस आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको जो है मात्र 25 रुपये में क्या मिल जाएगा, नोट्स, सभी चैप्टर वाइज क्लासेस जो कराई जा रही हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। 3 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के नोट्स मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय की बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, कोर्स टाइटल आपने जो यूट्यूब चैनल पर देखा है आप बताइए। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 25 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। बाकी आप अगर नहीं चाहते हैं नोट्स तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जो यूट्यूब पर जो ये क्लासेस चल रही हैं उससे अपना हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए और तैयारी करते रहिए। क्लासेस तो आपकी निरंतर चलती ही रहेंगी। आगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला महत्व है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो जाता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी जो बने निर्वाचित हुए हैं उनके पास शक्तियाँ हैं, यहाँ के जितने भी समस्या हैं उसको सॉल्व करने भर की शक्तियाँ उनके पास है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों का संतुलित विकास हो जा रहा है। दूसरा है लोकतंत्र को जड़ तक पहुँचाना। तीसरा है पारदर्शी प्रशासन और चौथा है नागरिकों में जिम्मेदारी व स्वावलंबन आ जा रहा है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। कोई भी डाउट हो पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।